हेलो एवरीवन, मैं आर.के. गंगवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पोस्ट मेडिकल एंड नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले। इसी के साथ में आपको क्या करना है, क्लास को लाइक एंड शेयर तो करना ही करना है। हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का? हमारा टॉपिक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एसिड बेस बैलेंस। क्या पढ़ा था? इससे पहले हमारा टॉपिक था एसिड बेस बैलेंस। क्या था? एसिड बेस बैलेंस। और इसी एसिड बेस बैलेंस को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा ये कौन सा टॉपिक है? पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ा था, एसिड बेस बैलेंस पढ़ा था कि किस तरह से नॉर्मल फिनोमेना होती है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एसिड बेस बैलेंस के पार्ट 2 की। इसमें क्या है, यानी इससे पहले हमने देखा था कि कौन सा रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस कौन सा होता है। क्या बोला था? रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस क्या था, या रेस्पिरेटरी बैलेंस क्या था। और इसके बाद में हमने देखा था मेटाबॉलिक इम्बैलेंस देखा था, दोनों को देखा था। रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस में क्या था? इसके अंदर क्या थे? इसके अंदर दो थे। एक तो था आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या था गाइस? एक तो था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एक था आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्लियर? इसी के साथ में यहां पर हमने पढ़ा था, एक था आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक था आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्लियर? तो ये था हमारा यहां तक का टॉपिक कल का, यानी मेन अपनी जो पहले की प्रीवियस क्लास थी उसमें। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसके साथ में क्या लग जाए, यानी रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है और इस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, यानी विद कंपनसेशन है, विद कंपनसेशन है या विदाउट कंपनसेशन है, विद कंपनसेशन है या विदाउट कंपनसेशन है या पार्शियल कंपनसेशन है। इसको हम पढ़ने के लिए अब क्या लेके आए हैं, इसी की आगे चलते हैं, इसी के आगे चर्चा करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनसेशन कैसे होगा और पार्शियल कंपनसेशन कैसे होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक दिए जा रहे हैं, कुछ स्टेप्स दी जा रही हैं, जिसको आपको क्या करना है, उन स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप्स को फॉलो करके आपको कंटिन्यू करते हुए चलना है। यानी स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पर। क्या लिखते हैं? स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। और इस फर्स्ट स्टेज में क्या कहते हैं कि यदि आपकी पीएच नॉर्मल है। क्या बोला? यदि आपकी पीएच नॉर्मल है, नॉर्मल पीएच देखने को मिल रही है, और बोले तो साथ में आपकी जो PCO2 लेवल है और बोले तो HCO3 है, ये दोनों एबनॉर्मल देखने को मिले। क्या बोला? इस नॉर्मल पीएच, यह पीएच आपकी नॉर्मल देखने को मिले एंड PCO2 और HCO3 माइनस दोनों क्या मिले? बोथ आर एबनॉर्मल। दोनों ही क्या मिले दोस्तों? यदि दोनों ही एबनॉर्मल देखने को मिले तो कंडीशंस क्या कराएगी आपकी स्टेज फर्स्ट। यदि आपकी नॉर्मल पीएच देखने को मिले, इससे पहले कि जो स्टेप बता रहे हैं, इससे पहले आपने क्या डिसाइड कर लिया कि आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक है, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको लगाना है कंपनसेशन है या विदाउट कंपनसेशन है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेज में पढ़ा कि इस नॉर्मल पीएच, यदि पीएच नॉर्मल है और PCO2 और HCO3 दोनों ही एबनॉर्मल है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? तो आपका आंसर होगा विद कंपनसेशन। क्या? विद कंपनसेशन आपका आंसर होगा। क्लियर? अब हमने क्या देखा? सेकंड स्टेज देखे। सेकंड स्टेज में क्या देखा हमने? यहां पर दोनों को कंबाइन करते हैं। यदि फर्स्ट स्टेज का आंसर कौन सी का? इस स्टेज का आंसर क्या है आपका? रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है। इफ फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट या आंसर कैसा है? यदि रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है। कौन सा दोस्तों? रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है। रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस आए तो आपको क्या करना है? तो फिर आपको किसको चेक करना है? HCO3 के लेवल को चेक करना है। किसको? HCO3 के लेवल को चेक करना है। देखिएगा, इससे पहले हमने क्या बताया था? इससे पहले हमने बताया था
कि यदि आपका क्या लेवल देखने को मिले, यदि CO2 का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है तो रेस्पिरेटरी गैसेस की बात होती है, तो रेस्पिरेशन, और HCO3 की बात होती है तो आपको किस में जाना है, मेटाबॉलिज्म में। लेकिन यदि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंपनसेशन के साथ में, यदि आपको फर्स्ट स्टेज का आंसर रेस्पिरेटरी इंबैलेंस आता है तो आपको किसको चेक करना है, HCO3 को चेक करना है। क्लियर? किसको चेक करना है, HCO3 को चेक करना है। और यदि इस HCO3 को, यानी यहां पर क्या चेक करना है आपको, HCO3 का लेवल चेक करना है। और यदि ये HCO3 आपका क्या है, नॉर्मल आए, यदि HCO3 आपका नॉर्मल आए तो क्या कंडीशन होगी, यदि आपका HCO3 का लेवल नॉर्मल आए तो आपका आंसर क्या जाएगा, विदाउट कंपनसेशन, विदाउट कंपनसेशन जाएगा दोस्तों, कंपनसेशन जाएगा। क्लियर? यदि आपका HCO3 का लेवल नॉर्मल है तो विदाउट कंपनसेशन, और यदि ये कंडीशंस एबनॉर्मल है, यानी यदि बोले तो आपका जो HCO3 ये एबनॉर्मल है तो आंसर में क्या जाएगा, तो आंसर जाएगा आपका विद कंपनसेशन। क्या जाएगा दोस्तों, विद कंपनसेशन जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये वाली कंडीशंस देखने को मिलेगी। यदि हम बोलते हैं थर्ड स्टेज में क्या होगा, यदि थर्ड स्टेज में एक फर्स्ट स्टेज आंसर, क्या बोला कि यदि फर्स्ट स्टेज का आंसर मेटाबॉलिक इंबैलेंस आए, क्या है, मेटाबॉलिक इंबैलेंस आए, तो ऐसी कंडीशंस में क्या सीक्वेंस देखने को मिलेगी, तो इफ फर्स्ट स्टेज आंसर या बोले तो रिजल्ट कैसा आए, मेटाबॉलिक इंबैलेंस आए, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस आए। यदि कंडीशन ये वाली देखने को मिलती है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस आए, तो आपको CO2 का लेवल चेक करना है। क्या चेक करना है, CO2 का लेवल चेक करना है। और इस CO2 के लेवल में आपको क्या देखने को मिले, यदि ये कंडीशन आपकी नॉर्मल रहे, क्या बोला, नॉर्मल रहे, तो आंसर क्या आएगा, यदि ये कंडीशन नॉर्मल रहे तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, विदाउट कंपनसेशन जाना चाहिए। क्या, विदाउट कंपनसेशन जाना चाहिए, विदाउट कंपनसेशन जाना चाहिए। और यदि यही कंडीशंस कैसी देखने को मिले, यही कंडीशन एबनॉर्मल देखने को मिले, क्या एबनॉर्मल देखने को मिले, तो आंसर क्या जाएगा आपका, तो आंसर जाएगा आपका विद कंपनसेशन। क्या जाएगा दोस्तों, विद कंपनसेशन आपका आंसर जाएगा। क्लियर गाइस? ये कंडीशंस थी आपकी तीन। यदि फर्स्ट स्टेज का आंसर क्या है, pH नॉर्मल है और PCO2 HCO3 दोनों ही एबनॉर्मल है, दोनों ही कंडीशन यदि एबनॉर्मल देखने को मिले, दोनों ही कंडीशन यदि एबनॉर्मल देखने को मिलती है तो आपको क्या करना है, आंसर में विद कंपनसेशन आपका आंसर होगा। क्या, विद कंपनसेशन आंसर होगा। लेकिन यदि फर्स्ट स्टेज का आंसर क्या जाए, आपका रेस्पिरेटरी इंबैलेंस जाता है, आता है, तो आपको क्या करना है, HCO3 का लेवल चेक करना है। और HCO3 का लेवल आपको अगर नॉर्मल आता है तो विदाउट कंपनसेशन, यदि एबनॉर्मल आता है तो विद कंपनसेशन होगा। क्लियर? अब हमने देखा थर्ड स्टेज का आंसर, यदि क्या है, फर्स्ट स्टेज का आंसर यदि मेटाबॉलिक इंबैलेंस आता है, कौन सा मेटाबॉलिक इंबैलेंस आता है, तो आप किसके लेवल को चेक करोगे, इस CO2 के लेवल को चेक करोगे। और इस CO2 के लेवल में यदि CO2 का लेवल नॉर्मल देखने को मिलता है तो क्या देखोगे आप, विदाउट कंपनसेशन। क्या आएगा आपका आंसर, विदाउट कंपनसेशन आएगा। और यदि एबनॉर्मल देखने को मिलता है तो क्या आएगा, विद कंपनसेशन आएगा। क्या आएगा गाइस, विद कंपनसेशन आएगा। अब हम देखते हैं एक और, ये तो आपको बिल्कुल याद करना है, इसके अलावा हम एक और कुछ हिंट देते हैं और उसी के साथ में हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में हमने बोला कि यदि pH नॉर्मल है, pH कैसी हो, pH नॉर्मल हो। क्लियर? pH यदि नॉर्मल हो और यदि CO2 का लेवल कितना हो, PCO2 एंड HCO3 माइनस, PCO2 एंड HCO3 माइनस दोनों ही कैसे हैं, ये भी एबनॉर्मल हो, ये भी एबनॉर्मल हो और ये भी एबनॉर्मल हो। यदि फर्स्ट स्टेज का आंसर यानी pH नॉर्मल है और PCO2 एबनॉर्मल है, HCO3 एबनॉर्मल है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर कंपनसेशन जाएगा। क्या जाएगा, कंपनसेशन जाना चाहिए। क्लियर? आपका आंसर विद कंपनसेशन जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, विद कंपनसेशन जाना चाहिए। अब यदि मैं बोलूं कि यहां पर यदि सेकंड में आपकी pH है, वो pH एबनॉर्मल है, आपकी PCO2 लेवल ये भी एबनॉर्मल है और आपका HCO3 है,
ये भी यदि एबनॉर्मल है, यानी कंडीशंस क्या होगी, यदि तीनों चीजें एबनॉर्मल है, तीनों कंडीशंस एबनॉर्मल देखने को मिलती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा गाइस पार्शियल कंपनसेशन। क्या जाएगा, पार्शियल कंपनसेशन। क्लियर है ना, अरे बोलो सही है ना, पार्शियल कंपनसेशन जाएगा, आंसर क्या जाएगा गाइस, पार्शियल कंपनसेशन जाएगा। यदि क्या कंडीशंस देखने को मिले, तीनों ही एबनॉर्मल देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरा ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन क्या आता है सॉरी, यदि आपकी पीएच एबनॉर्मल है, क्या पीएच आपकी एबनॉर्मल है, पीएच आपकी एबनॉर्मल है, और PCO2 एंड HCO3 में से एनी वन, कोई सा भी एनी वन कैसा होना चाहिए, एनी वन या तो नॉर्मल हो या एक एबनॉर्मल हो, यानी इन दोनों में से एक नॉर्मल हो या इन दोनों में से एक एबनॉर्मल होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में आपका आंसर क्या जाएगा, ऐसी कंडीशंस में आपका आंसर जाएगा विदाउट कंपनसेशन। क्या जाएगा गाइस, विदाउट कंपनसेशन आंसर जाएगा। क्लियर है गाइस, तो ये था हमारा क्या, ये है हमारा एसिड बेस बैलेंस का विद कंपनसेशन, विदाउट कंपनसेशन और पार्शियल कंपनसेशन वाला टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपकी क्या है, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है। क्लियर, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी इसका देखने को मिले कि किस तरह से एसिड बेस बैलेंस होता है। क्लियर है गाइस, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या देखने को मिला, यदि पीएच 7.8 है, पीएच कितनी वैल्यू बने, यदि पीएच 7.8 है, या बोले तो PCO2 लेवल, यदि PCO2 लेवल 80 mm ऑफ Hg है, PCO2 लेवल 80 mm ऑफ Hg है, या बोले तो HCO3 माइनस का लेवल कितना है, नॉर्मल है, इतना है MEQ पर लीटर है। क्लियर, अब क्या करना है आपको, ये कंडीशन क्या है, एक क्वेश्चन है, यदि कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है आपको तो क्या करना है, इसका आंसर देना है। आंसर किसमें पूछेगा, वो सबसे पहले हम निकालेंगे किसमें, हमसे कोई सा भी पूछे, या तो वो चाहे रेस्पिरेटरी पूछे या मेटाबॉलिक पूछे, एसिडोसिस पूछे, बिना एसिडोसिस पूछे, या बोले तो वो कंपनसेशन वाला पूछे, आंसर हम पूरा ही दे देंगे उसको। क्लियर गाइस, तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका आंसर निकालने में क्या देखेंगे कि आपकी नॉर्मल चीजें क्या है। देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा पीएच, सबसे पहले हमने पीएच को देखा, और पीएच देखने पर हमें क्या देखने को मिल रही है, आपकी जो पीएच है वो पीएच कैसी देखने को मिल रही है, पीएच इतनी देखने को मिल रही है, कितनी 7.8 देखने को मिल रही है। 7.8 की बोले तो यहां पर हम यदि 1 लगा देते हैं यानी तो 7.18 हो जाती है, 7.18 हो जाती है, और 7.18 को बात करते हैं हम, यदि 80 की बात करते हैं, 7.8 की बात करते हैं तो आपकी पीएच कैसी जाएगी, एल्कलासिस में, और यदि 7.18 की बात करते हैं तो हमारी पीएच कैसी आएगी, एसिडोसिस में। तो पीएच क्या है, यहां पर अभी पीएच घटी हुई है, पीएच घटी हुई है, और जब भी पीएच घटती है, हमने क्या पढ़ा था, जब भी पीएच कम होती है तो क्या होता है, एसिडोसिस बढ़ता है। क्या होता है गाइस, एसिडोसिस बढ़ता है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, एसिडोसिस होगा। क्लियर, पीएच से हमें क्या पता चल गया कि ये एसिडोसिस है या एल्कलोसिस, अभी पता नहीं चला रेस्पिरेटरी है मेटाबॉलिक है। अब इसको भी देख लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखा हमने कि आगे PCO2 का लेवल कितना है, 80 mm ऑफ Hg है, जबकि नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है। PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, अब बॉडी में बढ़ा हुआ है PCO2, यानी क्या देखने को मिलेगा, जब भी PCO2 का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो एसिडोसिस होता है। क्या होता है गाइस, एसिडोसिस होता है, इसी वजह से एसिडोसिस हो रहा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर क्या हुई है, O2 की लेवल, सॉरी O2 का लेवल घट रहा है, PCO2 का लेवल बढ़ रहा है, गैसेस की बात हो रही है, और जब भी गैसेस की बात होती है तो क्या कंडीशन होती है, रेस्पिरेशन से संबंधित, यानी गैस का काम किससे, रेस्पिरेशन से। तो हमारा आंसर क्या आ गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ गया। क्लियर है गाइस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ गया। अब हमें देखना है क्या कि मेटाबॉलिक को क्या है, ये कंपनसेशन है या विदाउट कंपनसेशन। क्या देख रहे हैं,
कंपनसेशन है या विदाउट कंपनसेशन है, इसको चेक कर रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा HCO3 का लेवल चेक करते हैं हम, तो HCO3 का लेवल चेक करने पर क्या मिल रहा हमको, नॉर्मल है। तो फर्स्ट स्टेज देखिएगा पीएच आपकी नॉर्मल है क्या, पीएच हमारी नॉर्मल नहीं है। दूसरी बात करते हैं PCO2 हमारी नॉर्मल है क्या, PCO2 भी नॉर्मल नहीं है हमारी। हमने आगे देखा HCO3 आपका नॉर्मल है, क्या है, HCO3 आपका नॉर्मल है, यानी दो चीज एबनॉर्मल है, एक नॉर्मल है। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी पीएच आपकी एबनॉर्मल है, क्लियर है। PCO2 आपका क्या है, PCO2 एबनॉर्मल है, एक चीज एबनॉर्मल होनी चाहिए, एक चीज एबनॉर्मल है, एक चीज आपकी क्या है, नॉर्मल है। आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा आपका विदाउट कंपनसेशन। क्या जाएगा गाइस, विदाउट कंपनसेशन आपका आंसर जाएगा, क्लियर। या हमने जो इससे पहले स्टेप पढ़ी थी उससे भी यही आंसर जाएगा, उससे भी सेम आंसर जाएगा। आपको जो सूटेबल लगता है वो सूटेबल आप याद करिएगा, ज्यादा फंदे में मत पड़िएगा, आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, क्लियर गाइस। तो यहाँ पर इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, इसी के साथ में आपका क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन लेके आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लेके, यदि आपकी पीएच इफ पीएच, यदि पीएच देखिएगा ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, इफ क्वेश्चन है, इफ पीएच, यदि पीएच आपकी कैसी देखने को मिले, पीएच आपकी 7.40 देखने को मिले, कैसी, पीएच आपकी 7.40 हो और PCO2 का लेवल, क्या बोला, PCO2 का लेवल कितना देखने को मिले, PCO2 का लेवल भी आपका कितना देखने को मिलता है, 55 mmHg देखने को मिलता है, कितना, 55 mmHg देखने को मिलता है। या बोले तो हम आपकी HCO3 का लेवल, HCO3 का लेवल आपको कितना देखने को मिले, तो HCO3 का लेवल हम याद कर लेते हैं यहाँ पर किस तरह से लेते हैं। तो HCO3 का लेवल यहाँ पर आपका यदि 20 MEQ पर लीटर देखने को मिले, कितना, 20 MEQ पर लीटर यदि देखने को मिलता है तो कंडीशन हमारी क्या आएगी, यानी हमारा आंसर क्या आएगा। तो देख लेते हैं आंसर में बात करते हैं, तो आंसर में क्या आएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे पीएच को, पीएच देखा हमने, पीएच क्या है आपकी नॉर्मल है, पीएच कैसी है, नॉर्मल है, यानी पता नहीं हमें कौन सी कंडीशन हो सकती है, एल्कलोसिस है या एसिडोसिस है, क्लियर। अब हमने देखा आगे PCO2 के लेवल को, क्या, PCO2 के लेवल को देखा, PCO2 में क्या है आपका, PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, और जब भी CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ता है कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, इसमें क्या देखा था, CO2 का लेवल बढ़ रहा था इसीलिए रेस्पिरेटरी किया था, और जब भी CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो कंडीशंस क्या आती है, CO2 का लेवल बढ़ता है तो एसिडोसिस होता है। कौन सा एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, क्लियर है गाइस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका आंसर आ जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या आ जाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यदि हम इसकी वैल्यू को कम ले लेते हैं तो आपका एल्कलोसिस हो जाएगा, यदि इसकी वैल्यू को कम लेते हैं तो एल्कलोसिस हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका आएगा। अब बात करते हैं HCO3 के लेवल को चेक करते हैं। HCO3 आपका क्या है, घटा हुआ है, HCO3 क्या है, घटा हुआ है, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। दूसरी बात अब हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि आपका पीएच यहाँ पर देखिएगा नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, यानी पीएच कौन सी, फर्स्ट स्टेज आ रही है, फर्स्ट स्टेज में आपकी पीएच नॉर्मल है। अब हमने सेकंड देखा PCO2 का लेवल, PCO2 एबनॉर्मल है, इसमें PCO2 इसमें एबनॉर्मल है। HCO3 देखा, HCO3 एबनॉर्मल है, HCO3 इसमें एबनॉर्मल, यानी हमारा कौन सा आंसर होगा, हमारा आंसर विद कंपनसेशन हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 1 आपका फिट बैठ जाता है, क्या होगा, विद कंपनसेशन, विद कंपनसेशन, क्लियर है गाइस। तो ये होता है आपका कंपनसेशन। किस तरह से आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं, एलिमिनेशन मेथड अपनाइएगा, और इस तरह से आप क्या, या तो आप ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दे लीजिएगा, या आप क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिएगा, ऑप्शन पे ध्यान दे लीजिएगा, किस पे, ऑप्शन पे ध्यान दे लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है गाइस। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, और आगे आपके पास क्या आता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपका क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, किसमें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपका क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन लिखा है रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोला? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपका पीएनआई क्या रहेगा? प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? क्लियर? एक क्वेश्चन आता है आपका कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में, किसमें? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में आपका क्या काम रहेगा? आपका क्या काम रहेगा? क्लियर है गाइस? दो लिखे यहाँ पर क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो क्या काम रहेगा? एल्कलोसिस होता है तो क्या काम रहेगा? तो आपको पता है जब भी CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ता है, कब होता है? एसिडोसिस कब होता है? जब भी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है, जब भी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यानी यहां पर कंडीशन क्या देखने को मिल रही है? बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है। क्या? बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी में O2 का लेवल घटा हुआ है। क्या बोला? बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, बॉडी में O2 का लेवल घटा हुआ है। और आपका काम क्या है? बॉडी में O2 का लेवल बढ़ाया जाए, बॉडी में O2 का लेवल बढ़ाया जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हमारा काम क्या रहेगा? हाइपर वेंटिलेशन करना है। क्या रहेगा? हाइपर वेंटिलेशन करने के मतलब इंक्रीज, क्या रहेगा? इंक्रीज ब्रीथिंग पैटर्न, इंक्रीज ब्रीथिंग पैटर्न, ब्रीथिंग पैटर्न को बढ़ाया जाए, ब्रीथिंग पैटर्न को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी जल्दी सांस लिया जाए। जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो क्या होगा? जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से क्या होगा गाइस? सांस लेंगे तो क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन होगा, यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगी और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल अंदर बढ़ेगा CO2 का लेवल घट जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 का लेवल घट जाएगा। आपका काम क्या रहेगा? यहां पर काम रहेगा इंक्रीज दी ब्रीथिंग पैटर्न, यानी क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी सांस लिया जाए, जल्दी जल्दी सांस लिया जाए, जल्दी जल्दी सांस लेना है। क्लियर? अब हमने यहां पर देखा सेकंड क्वेश्चन में, किसमें? सेकंड क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? सेकंड में देखा कि एल्कोलोसिस हो रहा है। और एल्कोलोसिस कब डेवलप होता है आपका? यदि हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में आया आपका एल्कोलोसिस रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कब डेवलप होता है? तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की बात करते हैं। हमने देखा CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो क्या होता है? आपका O2 का लेवल घट जाता है और कंडीशंस क्या देखने को मिलती हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है गाइस। क्लियर? अब हमने इसमें देखा कि जब CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो एसिडोसिस होता है, तो CO2 का लेवल घटता है तो क्या होता है? तो CO2 का लेवल घटता है तो आपका एल्कोलोसिस कंडीशन डेवलप होती है। CO2 का लेवल घटता है तो एल्कोलोसिस कंडीशन डेवलप होती है। और CO2 का लेवल घट रहा है, गैस की बात हो रही है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा। क्लियर है? अब हम बात करें CO2 का लेवल घट रहा है, यानी क्या हो रहा है? यानी बॉडी में O2 का लेवल बढ़ रहा है, बॉडी में O2 का लेवल बढ़ा हुआ है, O2 का लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या हो गया? O2 का लेवल बढ़ा हुआ होने की वजह से CO2 का लेवल घट गया। और आपको पता है आपके रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कौन करता है? रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन है? सॉरी, हार्मोन नहीं, गैस कौन सी होती है? तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन गैस कौन सी होती है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट किसके द्वारा होता है? CO2 के द्वारा होता है। यानी CO2 क्या करती है? आपके रेस्पिरेशन को स्टार्ट करती है। यदि बॉडी में CO2 घट जाए, बॉडी में CO2 0% हो जाए तो आप रेस्पिरेशन लेना बंद कर देते हो। क्लियर है ना? क्यों? रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के लिए CO2 होना चाहिए और यहाँ पर CO2 घटा हुआ है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की वजह से यहाँ पर CO2 घटा हुआ है तो हमारा काम क्या रहेगा? इस CO2 को बढ़ाया जाए, नहीं तो क्या सांस लेना बंद हो जाएगा। CO2 को बढ़ाया जाए। अब CO2 को कब बढ़ाएंगे? भाई अपन सांस ज्यादा लेंगे तो CO2 का लेवल बढ़ेगा नहीं, घटेगा ये, क्योंकि O2 का लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? स्टॉप दी ब्रीथिंग। क्या रहेगा? स्टॉप दी ब्रीथिंग, यानी धीरे धीरे सांस लेना है। क्या लेना है गाइस? स्टॉप दी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को कम कर देना है। आपको सांस धीरे धीरे लेनी है। जैसे ही धीरे धीरे सांस लोगे तो O2 जा रही थी बॉडी में, वो O2 बॉडी में नहीं जाएगी। अब वो O2 बॉडी में नहीं जाएगी तो बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा और कंडीशन क्या हो जाएगी? आपकी कंडीशन आपकी नॉर्मल हो जाएगी, कंपनसेशन हो जाएगी। तो आपको क्या है? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या एडवाइस करनी है कि आपको रुक रुक करके सांस लेनी है। कैसी? रुक रुक कर सांस लेनी है, रुक रुक कर सांस लेनी है। बोले तो आपको
यहाँ पर एल्कलोसिस में सांस ब्रीथिंग को स्टॉप करना है, और एल्कलोसिस एसिडोसिस में आपको ब्रीथिंग को जल्दी जल्दी करना है, यानी इंक्रीज दी ब्रीथिंग पैटर्न। क्लियर है? तो ये था हमारा किससे संबंधित, ये था हमारा एसिड बेस बैलेंस से संबंधित। इसके बारे में यदि हम आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, यदि हम देखते हैं आगे, देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं किस तरह से कि एसिड मीडियम लेते हैं और मीडियम हम लेते हैं। इस तरह से देखिएगा, आपके पास एक सेल है, क्या है ये एक सेल है, और इस सेल में क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे कि ये बोला मैंने, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये वाली नॉर्मल बात कर रहे हैं, कौन सी नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली क्या होता है, यानी जितना कंपोनेंट, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है उतना ही इलेक्ट्रोलाइट इंट्रासेलुलर में होता है। क्लियर? यानी जितना बाहर पाया जाएगा उतना ही अंदर पाया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो अंदर भी हाइड्रोजन सेम पाया जाएगा। हाइड्रोजन जितना बाहर पाया जाएगा उतना ही हाइड्रोजन अंदर पाया जाएगा, यानी कंडीशन कैसी होगी, सेम रहेगी। जितना पोटेशियम अंदर पाया जाएगा उतना ही पोटेशियम बाहर पाया जाता है नॉर्मली। और हम आपको पता है कि नॉर्मली जो आपका पोटेशियम है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है, मोस्टली यदि हम बात करें इंट्रासेलुलर कैटायन कौन सा होता है, तो आपका इंट्रासेलुलर कैटायन कौन सा होता है, आपका पोटेशियम है, वो मोस्टली इंट्रासेलुलर कैटायन होता है। क्लियर है गाइस? अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि मीडियम कैसा हो जाए, एसिडोसिस, मीडियम यदि एसिडोसिस हो जाए, और यदि मीडियम एल्कलोसिस हो जाए, क्या मीडियम एल्कलोसिस हो जाए, यदि ये कंडीशंस देखने को मिलती है तो क्या होगा। हमने बात की ये सेल है, और सेल के ऊपर ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब हमने बात की कि जो सेल में होता है, क्या सेल में पोटेशियम होता है, क्या होता है गाइस, सेल में पोटेशियम बहुत सारा होता है, लेकिन बाहर क्या होता है, H+ आयन होता है, बाहर H+ आयन होता है, और अंदर भी होता है, सेम कंडीशन में पाए जाते हैं नॉर्मली। किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल में ये सेम होता है, लेकिन एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस में हमने बताया था आपको कि जब जब एसिडोसिस बढ़ता है H+ आयन का लेवल बढ़ता है, H+ आयन का लेवल बढ़ता है। जैसे ही H+ आयन का लेवल बढ़ा एसिडोसिस में, तो ये H+ आयन क्या करता है, ये H+ आयन सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चला जाता है। कहां पर चला जाता है, H+ आयन सेल के अंदर चला जाता है, और जैसे ही H+ आयन सेल के अंदर जाता है तो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, ये पोटेशियम आपका बाहर आ जाता है। यानी क्या कंडीशन देखने को मिली, जब हाइड्रोजन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में गया तो पोटेशियम इंट्रा से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? यानी ये कंडीशन बाहर आ जाएगा। अब क्या देखने को मिला, जिससे पोटेशियम, जितना भी पोटेशियम है वो पोटेशियम बाहर आ जाएगा, पोटेशियम पूरा बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, कंडीशंस क्या हुई थी, हाइड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ था, हाइड्रोजन अंदर जाने की वजह से पोटेशियम बाहर आ गया। यानी एसिडोसिस में क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस में आपको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगी। यानी कंडीशंस इस तरह से देखने को मिलेगी आपको, बाहर क्या होगा, कंडीशन बाहर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, बाहर क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, अंदर H+ का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर? हालांकि में एसिडोसिस में दोनों कंडीशंस देखने को मिलती है, H+ का लेवल भी बढ़ता है और पोटेशियम का लेवल भी बढ़ता है। पोटेशियम यानी हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। क्या, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। क्लियर है गाइस? अब हम बात करते हैं एल्कलोसिस की, और एल्कलोसिस में ये सेल है आपके पास, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। क्या होता है एल्कलोसिस में, एल्कलोसिस में HCO3 का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, HCO3 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और अंदर क्या होता है आपका, अंदर हाइड्रोजन होता है और बाहर पोटेशियम भी होता है, बाहर हाइड्रोजन भी होता है, बाहर पोटेशियम भी होता है, लेकिन अंदर भी पोटेशियम होता है, अंदर भी हाइड्रोजन होता है, अंदर पोटेशियम हाइड्रोजन दोनों होता है। कंडीशंस किसकी है, एल्कलोसिस है। तो एल्कलोसिस में क्या होता है, बाहर मीडियम बढ़ा हुआ है, किसका, HCO3 का एल्कलोसिस हो रहा है। तो जो ये H+ है, अंदर जो H है, अंदर हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाता है, और जब भी हाइड्रोजन आयन बाहर आता है तो पोटेशियम अंदर चला जाता है। पोटेशियम कहां चला जाता है, ये पोटेशियम आपका अंदर चला जाता है। यानी हाइड्रोजन बाहर आया, पोटेशियम अंदर चला गया। कंडीशंस क्या, पोटेशियम घट गया, पोटेशियम घट गया यानी हाइपोकैलेमिया हो गया, पोटेशियम घट गया यानी हाइपोकैलेमिया हो गया। क्लियर है?
हाइपोकैलेमिया घटा हुआ है और बोले तो हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहां पर आ गया, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आ गया। जैसे ही इंट्रा से एक्स्ट्रा में आया, एक्स्ट्रा में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर में HCO3 है, एक्स्ट्रा सेलुलर में HCO3 प्लस है पहले से ही, फिर माइनस है, HCO3 माइनस पहले से प्रेजेंट है। ये HCO3 माइनस के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। और इस H2CO3 को हम क्या बोलते हैं, इस H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। यानी एल्कोलिसिस हुआ था, एल्कोलिसिस से कंपेंसेट करके क्या बन गया, आपका H2CO3 बन गया। यानी एल्कोलिसिस कम हो गया, एल्कोलिसिस कम हो गया, यानी इसमें क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। क्या हो गया, कंपनसेट मैकेनिज्म देखने को मिल रही है। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारा कि किस तरह से नॉर्मल कंडीशन में ये देखने को मिलता है, एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है इस तरह से, और एल्कोलिसिस में आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है इस तरह से। और आपकी मैकेनिज्म कौन सी होती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि जो भी बच्चे हैं उन तक, सभी बच्चों तक ये क्लासेस पहुंचे। क्लियर है दोस्तों? तो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।